अदब की दुनिया में कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो अपने अहद के बंद दरवाजों पर दस्तक भी देती हैं और बाज़ औक़ात ऐसी सच्चाइयां बयान कर जाती हैं जिन्हें मुआशरा बरसों तक सुनने से इनकार करता रहता है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफ़र है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें। इस प्रोग्राम में हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीकात के जरिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो उर्दू अदब की तारीख में सिर्फ एक मशहूर अफसाना नहीं, बल्कि एक तहलका, एक बहस और एक अदबी मोड़ की हैसियत रखता है, और वो है इस्मत चुगताई का शोहरा आफाक अफसाना लिहाफ। लिहाफ एक ऐसी कहानी है जो अल्फाज से ज्यादा इशारों में बोलती है, मगर इसकी खामोशी भी चीख बन जाती है। यह अफसाना सिर्फ एक घर, एक कमरे या एक किरदार की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की तहजीबी खामोशियों, दबी हुई ख्वाहिशों और औरत की तन्हाई के उस कर्ब की दास्तान है जिसे बरसों तक पर्दों, रस्मों और शराफत के नाम पर छुपाया जाता रहा है। आइए आज इस्मत चुगताई के अफसाने लिहाफ को सिर्फ एक कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक अहद के आईने के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूं तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ के रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूं। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई उतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों हूं। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गईं। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ भी ना सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गईं। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये बेगम जान थीं जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसीलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी औरत उनके यहां नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीबो गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, बटेरे लड़ाने का शौक होता है, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहां तो बस तालिब इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहां से शुरू होती है। वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आईं और छपर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहां लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरगन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दराड़ों से लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब से वो मन्नतों मुरादों से हार गईं, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई, कहीं पत्थर में जौंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन यहां भी उन्हें कुछ ना मिला।
इश्किया नॉवेल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी छोड़कर बिल्कुल ही यास व हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला ऐसा कपड़ा लित्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब ना तो नवाब साहब को फुर्सत के शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और ना वो उन्हें आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थीं, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। उन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सब के सब मजे से माल उड़ाते। उम्दा घी निगलने, जाड़ों का साजो सामान बनवाने आन मरते और वो बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा ना था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई? जिंदगी, बेगम जान की जिंदगी जीना पड़ा था नसीबों में, वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बू ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चपपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ, गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीब व गरीब तेल की मालिश से बेगम जान की जिंदगी की झलक आ गई। माफ कीजिए, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। उफ़ो, किस शान से वो मसनद पर नीम दराज थीं और रब्बू उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दोशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं और बाल स्याह और तेल में डूबे रहते थे। मैंने आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी ना देखी। मजाल है जो एक बाल इधर उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और अबरू पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमाने सी खिंची रहती थी। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं, भारी भारी फूले हुए पपोटे, मोटी मोटी आंखें। सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाजिब नजर चीज थी वो उनके होंठ थे। अमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठों पर हल्की हल्की मूछें सी थीं और कनपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कस कर टांके लगा दिए हों। अमूमन वो अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए खोलती तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सिडोल कमर। तो रब्बू उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरत जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बू को घर का और कोई काम न था, बस वो सारे वक्त उनकी छपर खट पर चढ़ी, कभी पैर, कभी सर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल बोल उठता था, जब देखो रब्बू कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूं, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाए। और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटे पहले से तेल और खुशबूदार बटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर। और अमूमन सिर्फ रब्बू ही रहती। बाकी की नौकरानियां बुड़बुड़ाती दरवाजे पर से ही जरूरत की चीजें देती चली जाती। बात यह भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटन मले जाते थे, मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं है, जिस्म साफ चिट पड़ा है। हां, कोई जिल्द के अंदर बीमारी हो तो खैर। नहीं भाई, ये डॉक्टर तो मुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है? अल्लाह रखे खून में गर्मी है, रब्बू मुस्कुरा कर कहती और मैं महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओ, ये रब्बू
जितनी ये बेगम जान गोरी थी उतनी ही ये काली थी, जितनी ये बेगम जान सफेद थी उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपा हुआ लोहा, हल्के हल्के चेचक के दाग, गठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नन्हे नन्हे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूलों पर, वहां से रपटे रानों पर, और फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं तो जब कभी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली क्यारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पाजामे और सफेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो। फिर भी वो हल्की दुलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहां अच्छा मालूम होता था। वो हिलती जुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही और बस। रब्बू से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती है, और माशाल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बू और बेगम जान आम जलसों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहां इन दोनों का जिक्र आया और कहे उठे, लोग न जाने क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से ना मिलती थी। वहां तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गईं। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गईं। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहां? कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में। लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपरखट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान ताश खेलते रहे, और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बू वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोचा। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो? बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा। मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यालमू मा बैना पर दफतन आकर अटक गई। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, दूसरा कौन है? मैं और भी डर गई। बेगम जान, चोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बू की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूं। रात को डरना, उठ उठकर भागना और बुड़बुड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बू और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपरखट पर ही तय हो रहा था, और मुझे खाक समझ ना आया। और क्या फैसला हुआ? रब्बू हिचकियां लेकर रोई। फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबरा कर सो गई। आज रब्बू अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। नवाब साहब के यहां कुछ दिन रहा, खूब चौड़े भागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बू से मिलने भी ना आता। लिहाजा रब्बू ही अपने किसी रिश्तेदार के यहां उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बू भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उसका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था।
उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूं। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बू को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी उनकी पीठ। चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी हुई थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर, ए जरा शाने से नीचे। हां, वाह भाई वाह, हा हा हा। वो सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। और इधर, और इधर। हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फख्र हो रहा था। यहां, उई, तुम तो गुदगुदी करती हो। वाह, वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूं अब मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई हो? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बबुआ ले लेना, कपड़ा पहनाना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजा रही थी और वो मुतवातर बातें करती रहीं। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सी लाएं। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं, वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसा है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ बेगम जान तो चित लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। उई लड़की, देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोच डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लिटा लिया। हे कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने पसलियां गिनना शुरू कर दी। मैं मिनमिनाई। उई, तो क्या मैं खुजाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी ऊट पटांग। हटा तो हाथ। हां, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूं तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होंठ पर स्याही गहरी हो गई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे यख थे, मगर नरम नरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लुई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाव सोने के बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे भुतना सवार था और मेरे दिमाग का यह हाल कि न चीखा जाए और ना मैं रह सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी ये और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर।
शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई। मगर नींद कहां? चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामुओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे और कहती ही क्या? बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बू, मैं और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूं और मरूंगी नमूनिए में। लड़की, क्या मेरा सर मुंडवाएगी? जो कुछ हुआ गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सुलफची में धो रही थीं और चाय तपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश करके बोली। जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रहीं और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नायन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूं जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को। और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल है। और यहां बेगम जान की वो दहशत के दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां न टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया और वो चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा। रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरह फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयां एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ी बैठी रही। कच्ची अमियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी, झाड़ झनकार हो गई। ओह ओह ओह, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा और मैं चूहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सरसर फटकज। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह आ, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआं रुआं कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिराने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया और रब्बू मुर्दी तो है सदा की चट्टो। जरूर ये तर माल उड़ा रही है। मैंने नथने फुलाकर सूं सूं हवा को सूंघा। सिवाय इत्र, संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने भुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था कि गूं गूं करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और अब उछल कर मेरे ऊपर आया। हाँ अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ।
मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने बिछोने में। दोस्तों साहिबों, लिहाफ महज एक अफसाना नहीं, ये उर्दू अदब में वो जुर्रतमंद लम्हा है जब एक कलम ने माशरती पर्दों के पीछे छुपी हुई हकीकत को लफ्जों की हिद्दत से महसूस करा दिया। इसमें चुगताई ने इस कहानी में जो कुछ कहा वो भी अहम है, मगर जो कुछ नहीं कहा और सिर्फ कारी के एहसास पर छोड़ दिया, शायद उसकी बाज़गश्त और भी ज्यादा गहरी है। लिहाफ हमें यह भी सिखाता है कि बड़ा अदब हमेशा शोर से नहीं बोलता, कभी कभी वो सरगोशी में ऐसी बात कह जाता है जो ज़मानों तक सुनाई देती रहती है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार को और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।